हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 फिजिक्स का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है जिससे सभी ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है? तो वो है कौन सा? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना वो सूर्य है। सूर्य से ही सभी प्रकार की ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक जो होता है वो है क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम लोग ईंधन के रूप में नाभिकीय अभिक्रिया में। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा 3 का बी नंबर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। न्यूट्रॉन से अभिक्रिया प्रारंभ होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, U9235 के एक परमाणु के विखंडन से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है एनर्जी। इसका जो सही जवाब होगा 5 के बी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में आपको यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। तो 6 का सही जवाब जो होगा आपको ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में अंतर है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ हाइड्रोजन बम, इसका जो सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर परमाणु बम यहाँ पूछता तो क्या होता है? इसका जवाब नाभिकीय विखंडन। और ये भी याद रखेंगे सूर्य ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो सूर्य ऊर्जा का स्रोत पूछे या फिर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पूछे, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे में। ये दोनों का जो जवाब होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन बम का भी स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। और नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका स्रोत कौन सा अभिक्रिया हुई? तो उसका जवाब होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में नाभिक का विखंडन कराए जाते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है तो उस वहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है नाभिकीय विखंडन का लगता है। लेकिन सूर्य के भीतर या हाइड्रोजन बम में कॉन्सेप्ट जो लगता है वो नाभिकीय संलयन का लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन से विक्रिया? देखिए क्वेश्चन आ गया आपको, इसका भी सौर ऊर्जा का स्रोत भी कौन सी विक्रिया होगा? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से किस ऊर्जा स्रोत की उत्पत्ति जीव जंतुओं से नहीं होती है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम जो है ये भी हजारों लाखों वर्ष पहले आए धरती पर प्राकृतिक आपदा की वजह से इसका निर्माण होगा। कोयला भी जीवाश्म ईंधन में, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन आता है, बायोगैस भी जीव जंतुओं का अवशेष से ही बनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये जीव जंतुओं का अपशिष्ट से नहीं बनता, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा। ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। बहुत बार रिपीटेड है 10th में क्वेश्चन, इस पर ध्यान देंगे 9 नंबर पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत किसको बोलते हैं? ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका पुनर्चक्रण संभव है, जिसकी समाप्ति निकट के भविष्य में नहीं हो सकती है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला की समाप्ति निकट के भविष्य में हो जाएगी और एक बार यूज करने के बाद में काम लगने रहता है, एक बार राख बन जाएगा तो फिर किसी काम का नहीं रहता है। पेट्रोलियम भी एक बार यूज करने के बाद धुआं बन जाएगा तो फिर दोबारा किसी काम का नहीं रहता है। प्राकृतिक गैस भी एक बार यूज करने के बाद में किसी काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पे सूर्य होगा, सूर्य की समाप्ति निकट के भविष्य में होगी भी नहीं और इसका पुनर्चक्रण संभव है। तो यहाँ पे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो होगा क्या होगा? सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत मतलब क्या? जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। तो अनवीकरणीय स्रोत, तो जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोयला। कोयला का पुनर्चक्रण संभव नहीं है क्योंकि जल जल्दी खत्म होने वाला नहीं, ना सूर्य जल्दी खत्म होगा ना वायु खत्म होगा। तो कोयला की समाप्ति निकट के भविष्य में हो भी जाएगा, इसका पुनर्चक्रण भी जल्दी संभव नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 11 का ए नंबर। यह एक अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जितना भी जीवाश्म ईंधन है सब अनवीकरणीय स्रोत होगा। सूर्य, जल, पवन ऊर्जा ये सब जो है ना नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है?
तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें तो तीनों हो जाएगा, पवन चक्की भी हो जाएगा, जल पंप भी हो जाएगा, बायोमास संयंत्र भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा, आपको क्वेश्चन होना चाहिए था ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है होना चाहिए था, नहीं होता तो हो जाता विद्युत जनित। ऐसे पूछा क्वेश्चन तो इसमें ये तीनों हो जाएगा आंसर, ए बी डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है बताइए? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है इसमें? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें सभी, महासागरीय तरंग, इसमें सभी, कौन सा हो जाएगा? 13 का डी, इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत यंत्र वैसे ही इलाके में लगाया ही जाता है जहाँ पे हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार होने पर ये पवन चक्की अच्छे से काम नहीं करता। तो इसलिए हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए? बी नंबर। देखिए विकल्प यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था 15 मीटर प्रति घंटा। एक सुधारना होगा विकल्प, इसको मीटर प्रति घंटा कर देना चाहिए, ठीक है ना। एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ सुधारना होगा, मीटर प्रति घंटा करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की धरती पर जितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं सभी का वास्तविक स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य है। इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर होगा, सूर्य। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो खाना बनाने ईंधन के रूप में किसका नहीं कर सकते हैं हम लोग? सीएनजी, क्योंकि सीएनजी से वाहन चलते हैं। बाकी एलपीजी से खाना बनता ही है, बायोगैस से भी खाना बनता है, कोयला से भी खाना बनता है। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम होता है। इसका उपयोग वाहनों को चलाने में किया जाता है, स्वचालित वाहनों को चलाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, पेट्रोलियम, ब्यूटेन। तो मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। अब मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, CH4 इसका संकेत होता है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, विश्व में हर साल जो है ना गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है दिन प्रतिदिन ना, तो उसके लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है? CO2 गैस। इसलिए CO2 गैस को हरित गृह गैस भी कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस जो है ना CO2, इसकी मात्रा पूछी हुई वायुमंडल में, इसकी मात्रा याद रखेंगे 0.03% है वायुमंडल में इसकी मात्रा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कौन सी है? CO2, 0.03%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस CO2 को ही कहा जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 20 का सही जवाब जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते? तो सौर जल उष्मक जाहिर सी बात है सूर्य से चलने वाला ही उपकरण होगा। तो सूर्य से चलने वाला उपकरण कब नहीं काम करता है? तो सूर्य से चलने वाला उपकरण बरसात के दिनों में काम नहीं करता है, जब बादल निकला होगा तब। तो बादल वाले दिनों में हम काम नहीं कर सकते, सौर जल उष्मक का उपयोग नहीं कर सकते। देखो इसका हो जाएगा बी नंबर। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर में, सोलर कुकर में दर्पण जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। तो 22 का जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में भोजन पकने के लिए टेम्परेचर आपको 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जिसको पहुंचने में आपको 2 से 3 घंटे समय लग जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करने में सोलर कुकर में कितना समय लगता है? तो 2 से 3 घंटा लग जाता है 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने में। तो सौर कुकर से भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में लगा होता है अवतल दर्पण। ये 3-4 बात आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। 24 का सही जवाब होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो ये जवाब होगा इसका सूर्य। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।